सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर, जो कि आपका BPSC TRE 3 है और TRE 4 है। साथ ही आपकी सक्षमता परीक्षा की द्वितीय चरण का भी आपका एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो गया है। तो उन सभी को लेकर हम ये हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं, GS की, जो कि GS का पोर्शन काफ़ी आता है। आप सभी को पता ही होगा कि जो एग्ज़ाम का पोर्शन है वो आपका क्या कहते हैं 30 नंबर आपके हिंदी के रहते हैं और फिर इंग्लिश के रहते हैं। 40 क्वेश्चन आपके जनरल पोर्शन से रहते हैं और बाकी के आपके 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज रहते हैं। तो ये कोर्स तो आपको पता ही होगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये GS की PDF और GS का कंटेंट लेकर आए हैं, जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा। फिर ये अभी तो वैसे तो आपका ये BPSC 3 और 3-4 के लिए और सक्षमता परीक्षा के लिए, लेकिन अगर कोई भी बिहार का एग्ज़ाम होता है तो ये उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा पूछे सामान्य भूगोल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो इनमें से जो हमारी निहारिका है वो सौर मंडल का भाग नहीं है, क्योंकि सौर मंडल का लगभग निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौर मंडल में सूर्य और ऐसी खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनमें से ग्रह, पौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूम केतु, खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो कॉपरनिकस ने खोज की थी। और कब? तो 1514 में जो उन्होंने एक बुक लिखी थी, लिटिल कमेंट्री, जिसमें कॉपरनिकस के द्वारा ये लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने सिद्धांत दिया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की ओर घूमती है, ना कि सूर्य हमारी तरफ। और उससे पहले भी हमारे भारतीय खगोलविद बारहमिहिर ने लगभग 100 साल, लगभग 1000 से पूर्व पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। आगे हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो उसे 25 करोड़ वर्ष का टाइमिंग लगता है। नेक्स्ट है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है, ठीक है, 88। नेक्स्ट है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो वह आपके सप्तऋषि है। कौन से है? सप्तऋषि, जो कि ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वह कौन सा ग्रह है? तो वह आपका प्लूटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो जो बुध ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है और ये सूर्य के सबसे निकट स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह, तो वो आपका बुध ग्रह है, ठीक है। आगे हम चलेंगे कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह आपका शुक्र है और इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है। आगे है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो इवनिंग स्टार आपका शुक्र ग्रह को कहते हैं। भोर का तारा और सांझ का तारा ये आपके शुक्र ग्रह के ही है। ऋषि क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है आपके शुक्र के तारे को। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो सिर्फ और सिर्फ आपका 8 मिनट लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है सूर्य का पृथ्वी तक प्रकाश को आने में। नेक्स्ट है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में आपका 365 दिन 25 घंटे लगते हैं। कहते हैं 365 दिन और 25 घंटे का समय लगता है, जिसमें अगर आपका इसका क्लियर देखा जाए तो 365 दिन हो जाते हैं आपके 6 घंटे 9 मिनट 9.15 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। और इसे सौर दिवस भी कहा जाता है। आगे है आपका कि पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रतिदिन करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, यानी कि जो पृथ्वी है वो परिक्रमा करती है और वह प्रति मिनट करीब करीब 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर लेती है। तो पृथ्वी हर मिनट में आपका 27 से 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट तय करती है। और ऑप्शन में ये है नहीं आपका, इसीलिए इसका आंसर इसमें दिया नहीं गया है। तो इसका कितनी प्रति मिनट कितनी दूरी तय करती है? तो 27.8 किलोमीटर, ठीक है। आगे है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है, तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना कहाँ पर अधिक होती है? तो ये आपका जो है पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां होती हैं। एक तो 30 डिग्री पर
तो 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब पाया जाता है। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे की उतरती रहती हैं, फलस्वरूप यहाँ बर्फवर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। जो आपका सहारा मरुस्थल रेगिस्तान है और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल वो इसी के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आपके महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वमुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं, जो कि आपकी बाजा, कैलिफोर्निया, पश्चिमी सहारा, आटाकामा और नामाबिया है। इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। आगे है कि पर्वतों की छायावृष्टि क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल और पेरुवियन मरुस्थल भी प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। तो एक प्रभावी कोरियोलिस जो बल होता है वो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। आगे है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जो आपका बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है और ये आपका बृहस्पति 5वें नंबर पर है। कौन सा? पहला है आपका बुध, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, उसके बाद आपका बृहस्पति आता है। ठीक है, और बृहस्पति के बाद आपका शनि आता है और शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है? तो वो आपका शनि है। ठीक है, आगे है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। कितना समय लेता है एक चक्कर लगाने में? तो वो आपका 29.5 वर्ष लेता है। कितने? 29 साल। ठीक है, तो सूर्य को चक्कर लगाने में कितना? 29.4। और जो 88 दिन आपके बुध को लगते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में लगाता है। तो यूरेनस कितने दिन में लगाता है, यानी कि अरोड़ आपका, तो वो है 84 वर्ष में। ठीक है, आगे है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जो जियोडेसी है वह कौन सा विज्ञान है? तो ये आपका पृथ्वी के आयाम की माप करता है। कौन सा? जियोडेसी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो किसी समय का जो मानक समय हम निर्धारित करते हैं उसका जो आधार है वो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। और हमारी इंडिया में कहाँ से? तो हमारे इंडिया में नैनी से प्राप्त होता है। आगे हम चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ? तो प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। वैसे एशिया है लेकिन एशिया इसमें दिया नहीं गया है, तो आपका अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। और देशों की संख्या कितनी है? तो अफ्रीका में 54 है, यूरोप में आपके 51 है, एशिया में 50 है और उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिणी अमेरिका में 12 है। तो सबसे ज्यादा किस में हो गए? अफ्रीका में। अफ्रीका के बाद आपके यूरोप में है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला कौन सा देश है? तो वो आपका चिली है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं। तो सबसे ज्यादा द्वीप आपके इंडोनेशिया में। और कितने हैं? तो 17,508 आपके हैं इंडोनेशिया में द्वीप। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो इनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जो क्षेत्रफल में बड़ा है? तो वो है आपका वोर्निया। कौन सा है? वोर्निया। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो सीमा रहित जिसकी कोई सीमा नहीं है तो वो है आपका जापान। ठीक है, नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु है, होन्शु। ठीक है, आगे है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो ग्रीनलैंड आपका डेनमार्क का भाग है। ठीक है, आगे है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो महाद्वीपीय के बहाव का जो सिद्धांत है वो ए वेगेनर के द्वारा दिया गया है। आगे है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आग्नेय चट्टानों के लिए इनमें से वे क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों ही होती हैं। ये कथन आपका एकदम करेक्ट है। आगे है कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। ये अवसादी सेल से संबंधित एकदम सही है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमिनलिन के संबंध में है। तो कौन सा कथन है? ग्लेशियर या
कि पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे सक्रिय कटक होते हैं। कैसे होते हैं? ये लंबे होते हैं, सक्रिय होते हैं और कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा निर्मित होती है और हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमिनल, गोलाशय और मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलियन युक्त इलाकों की विशेषता है और ये एक तरीके से ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। आगे हम चलेंगे कि माउंट एटना है। तो माउंट एटना क्या है? तो ये एक प्रकार का ज्वालामुखी है जो कि आपका इटली के शिमली द्वीप पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपकी 3350 मीटर है। नेक्स्ट है मोना लोआ। क्या है? तो मोना लोआ एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और ये सक्रिय है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है कि वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे निर्मित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है हमें बताना है। तो इसका हो जाएगा कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी के समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत की घाट उतारा था। ये कथन जो है आपका गलत है। ठीक है, और सही नहीं है, हमसे पूछा गया है। आगे हम देखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां होती है ये आपकी नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, सागरमाथा। आगे है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो आपकी एंडीज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि कोकोलस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? जो कोकोलस प्लेट है वो किसके मध्य पाई जाती है? तो ये आपकी मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट में पाई जाती है। कहाँ पर? मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल आपका, इनमें आपका ऑप्शन कोई भी नहीं दिया गया है। हम देख लेते हैं कि रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यह लोह उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसमें एलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, होलिया, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र आता शामिल होता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है, अतः इसका एक से अधिक विकल्प करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलिमंजारो है एक। तो किलिमंजारो क्या है? तो ये आपका आग्नेय पर्वत या आग्नेय गिरी है। ठीक है, कौन सा? किलिमंजारो। नेक्स्ट है कि गोबी का मरुस्थल। तो गोबी का मरुस्थल आपका चीन में है। कहाँ पर? चीन में है। नेक्स्ट है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो जोहान्सबर्ग क्यों विख्यात है? तो ये स्वर्ण खनन हेतु यानी कि सोने की खानों की वजह से ये आपका विश्व प्रसिद्ध है। आगे है कि निम्न में से कौन सा स्थल रुद्र देश है? तो इनमें से कौन सा स्थल रुद्र देश है? तो वो आपका हंगरी है। आगे है कि इस्राइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। जो इस्राइल है आपका, उसकी उभयनिष्ठ सीमाएं कौन कौन सी हैं? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ इसकी उभयनिष्ठ सीमाएं हैं इस्राइल की। आगे है कि संसार की छत। तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम आपका श्रीलंका है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। तो पानी से ढका कितना भाग है? तो आपका 2/3 हिस्सा आपका पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्रों के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव सबसे निकट है। नेक्स्ट है कि 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर जोड़ियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण फ्रांस प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। तो यह कटक है। तो यह कटक कौन सा है? तो यह आपका मध्य महासागरीय कटक है। कौन सा है? मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, आगे है कि गल्फ स्ट्रीम है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये एक आपकी महासागरीय जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट है कि ग्रैंड कैनियन है। तो ग्रैंड कैनियन आपका एक खड़क है। क्या है? खड़क। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में है। नेक्स्ट है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा आपका डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र में बनता है। ठीक है, आगे है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप कहाँ पर है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में अवस्थित है। आगे है स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है कि पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर आपकी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है। नेक्स्ट है, आगे हम चलते हैं कि मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं।
तो आने जाने की सुविधाएं कहाँ से है? तो हिंद महासागर से चीन महासागर तक इसके आने जाने की सुविधाएं हैं। आगे है कि सुंदरा ट्रेच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो सुंदरा ट्रेच इसमें से आपका आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सुंदरा ट्रेच है वो हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः है इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जीवा द्वीपों के समांतर है। इससे पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जानते थे। जो आपका सुंदरा ट्रेच है उसे जावा गर्त के नाम से भी जानते थे। ठीक है, आगे है कि ओजोन परत बताती है। तो ओजोन परत क्या बताती है? तो ये आपकी पृथ्वी की सतह से जो है 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की परत है ओजोन परत। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 15 से 20 किलोमीटर। ठीक है, आगे है आपका, और ये हमें किससे हमारी सहायता करती है? तो ये सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें आती हैं उससे हमारी सहायता करती है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 10 से 20 किलोमीटर। आगे है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है या स्थित है। तो ये कहाँ स्थित होगा? तो ये आपका 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित होगा। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है कि महाद्वीप ही अलग कैसे हुए? जो महाद्वीप हैं वो अलग एक दूसरे से अलग कैसे हुए? तो ये विवर्तनिक क्रिया से अलग अलग हुए। विवर्तनिक क्रिया। आगे है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? जो वलन क्रिया है वो किसका परिणाम है? तो ये आपका पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। ठीक है, आगे है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आल्पस है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो तकला मकान मरुस्थल ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका चीन में है। कहाँ पर है? चीन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर है? तो ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल है वो आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो कौन से देश के साथ नहीं है? तो लेबनान के साथ आपकी मृत सागर की कोई भी सीमा नहीं है, भूमि सीमा। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो वो है आपका पंपास। ठीक है, आगे है कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। और जो ये घास के मैदान है ये आपके अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के दक्षिणी भागों में भी है। ठीक है, और जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है उन्हें पेरी कहते हैं और ये आपके उत्तरी अमेरिका में, और डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी आपकी किसी भी देश की राजधानी नहीं है। आगे है कि 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो 19 ईस्ट रिज आपका हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो वो आपकी भूमि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? तो अरब सागर की जो औसत खारापन है वो आपका 35 ppt है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो वो आपकी मृत सागर में है। आगे है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन आपकी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही हैं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक साइड आपके शहर दिए हैं और दूसरी साइड आपकी नदियां दी गई हैं। तो पहला है रॉटरडैम। तो ये जो रॉटरडैम है ये आपका राइन नदी से मेल खाता है। और पेरिस आपका सीन नदी के किनारे, बुडापेस्ट आपका डैन्यूब और वाशिंगटन आपका पोटोमेक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3142। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेव जो संधि है वो हिंद महासागर और लाल सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। नेक्स्ट है इन्हें आपस में सुमेलित करना है। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा। ठीक है, तो अत्यधिक सूखा आपका सहारा हो गया और अत्यधिक वर्षा आपकी चेरापूंजी, ठंडा। तो इस तरीके से हमें बताना है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा अत्यधिक गर्म तो सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा तो आर्कटिक का, अत्यधिक वर्षा तो चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा तो चिली। ठीक है,
आगे है कि किस मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होती है, तो वो आपकी चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है, केशिली। आगे है तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वो आपका चीन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो कूलगार्डी में आपकी सोना खनन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था, तो वो आपका चीन में हुआ था सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन। नेक्स्ट है कि विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो आपका भारत में है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है, तो तेल के कोष आपके सबसे ज्यादा वेनेजुएला में है। नेक्स्ट है कि कोयले का सामान्य प्रकार आपका विटामिन्स है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धता शामिल होती है, तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र आपका लंदन है। नेक्स्ट है साफ रात मेघी 7 रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो क्यों, तो विकिरण के कारण। ठीक है। जो मेघी रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है, वह कार्बनिक पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है। फलस्वरूप मेघी रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती हैं, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। ठीक है। आगे है कि मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, तो किसमें, तो इन तीनों में ही होता है। साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से, या स्थल तापमान के बढ़ने से, तीनों से ही होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, तो आपका जो दूसरा है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न भूमध्य, ये आपका सही मिलान है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो किस में नहीं है, तो आपके पंपास में नहीं है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो वो आपकी कांगो में पाई जाती है पिग्मी। नेक्स्ट है पिग्मी निवासी हैं, तो पिग्मी निवासी किसके हैं, तो अफ्रीका के हैं। आगे है एस्किमो निवासी हैं, तो एस्किमो कहाँ पर निवास करते हैं, तो ये जो एस्किमो जनजाति है ये आपकी उत्तरी ध्रुवों में निवास करती है। कहाँ पर, उत्तरी ध्रुवों में निवास करने वाली जनजाति है। आगे है कि एस्पेरांटो, तो एस्पेरांटो है तो ये क्या है, तो ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाली बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। कैसी है, कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। नेक्स्ट है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी आपका चीन है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक। नेक्स्ट है शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है, वह भी आपका चीन में ही पैदा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, तो सबसे अधिक ईरान केसर उत्पादन करता है। आगे है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है, तो कौन सा देश अग्रणी है, तो वो आपका चीन है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो सऊदी अरब सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो वो आपका कजाकिस्तान है। ठीक है। आगे है टिन मिलता है, तो टिन कहाँ पर मिलता है, जो टिन है तो विश्व में प्राप्त होने वाले टिन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। कहाँ पर, दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। 2020 की इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार शीर्ष टिन उत्पादक देश क्रमशः चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार एवं पेरू है। ठीक है। आगे है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है। आगे है टेरासोरा एक प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। क्या होता है, चूना पत्थर। नेक्स्ट है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं, तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं।
नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वो आपका कनाडा है। नेक्स्ट है, सूची 1 जो कि रेल मार्ग है और सूची 2 जोड़ने वाले स्थान है, यानी कि कौन सा रेल मार्ग कौन से स्थान को जोड़ता है ये हमें बताना है। तो आपका दे रखा है यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंट, ये पूरा दिया है। तो इसमें हम नीचे देख लेते हैं, जो आपका यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंट रेल मार्ग है ये आपका पेरिस से वारसा को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है वो आपका ब्यूनस आयर्स यानी कि अर्जेंटीना से वालपेराइजो को चिली से जोड़ता है, अर्जेंटीना को चिली से। नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो ये आपका जो लेनिनग्राड और रूस को आपस में जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओरिएंट एक्सप्रेस, तो ओरिएंट एक्सप्रेस आपका पेरिस से इस्तांबुल को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो जो आपका कैनबरा है ये आपका पतन नगर नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पतन के नाम से सेंटोस जाना जाता है। आगे है कि पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण आपका जैविक घटकों, भू-आकृति घटकों और अजैव घटकों सभी से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो कन्वेंशन ढांचा आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। तो ये जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट विश्व भूगोल से संबंधित क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है और मेरे द्वारा समझाना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।